तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर ये कौन से बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब किस ईयर के लिए हैं। बहुत सारे डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम में मेरे को भी पता था क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है, होता है डाउट यार। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सभी चैप्टर्स के इसमें इंक्लूडेड है। खास तौर पे आप ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स हरियाणा से हैं, हरियाणा वालों का जो है इसमें से 80% के आसपास आसपास जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप सीबीएसई से हो तो उसमें भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली बोर्ड्स के। और खास तौर पे हरियाणा वाले जो है ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको जो जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इन सभी को रट लेना, क्योंकि ये जो है हरियाणा बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू करा दिए, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स में से आते हैं। उसके अलावा 2 मार्क्स के करा दिए, 1 मार्क्स के करा दिए। अब बारी आ चुकी है 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन 1 देखते हैं। अभी क्वेश्चन 1 है एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस कोल के बीच में क्या फर्क है। हमारे पास में हमें सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब बोनस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा आएंगे, कम लिखेंगे तो नंबर कम आएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्त। होता क्या है सीन, जब कोई भी एग्जामिनर एग्जाम को चेक कर रहा होता है तो उसके मन में ये होता है कि जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा गया है क्या उसने उसके बारे में जवाब दिया, या कुछ और ही अपनी कहानी रच के चला गया वहाँ पे। अगर आप सही सही जानकारी दोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 3 मार्क्स का है, 3 जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। 5 मार्क्स का आएगा, 5 डिफरेंस लिखो, 5 पॉइंट इधर 5 इधर, इनफ हो जाते हैं। और हाँ अगर किसी क्वेश्चन में आप पॉइंट्स बना सकते हो ना, पॉइंट बना दिया करो, नंबर जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। बस ये फुल से ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। चलो देखते हैं एंथ्रेसाइट कोल और बिटुमिनस कोल के बीच में क्या फ़र्क होता है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट और ये जो है थोड़ा सा ख़राब होता है। आमतौर पे हम जो है अपने डेली लाइफ में बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर एंथ्रेसाइट जो है बहुत ही मतलब जहाँ पे कीमती चीज़ें होती है ना, मेल्टिंग वगैरह होती है जहाँ पे मेटल्स की, वहाँ पे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अब ये जो है बताते हैं 80% से ज़्यादा कार्बन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना जो कोल है वो कार्बनिक कंपाउंड है। तो इसमें 80% से ज़्यादा कार्बन होता है और इसमें 60 to 80% ही कार्बन होता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ हार्ड ब्लैक एंड कॉम्पैक्ट, ये मजबूत होता है, काला होता है और कॉम्पैक्ट होता है। इट इज़ लोअर ग्रेड देन एंथ्रेसाइट। अब इसमें बताने को कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी सेम ही होती है, बस ये थोड़ा कमज़ोर होता है उससे, थोड़ा थोड़ा सा घटिया होता है ये। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी कोल जो भी हमें पता है, और ये जो है मीडियम क्वालिटी कोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेचुरल गैस और बायोगैस में फ़र्क बताना है। नेचुरल गैस देखो सिंपल है, नेचर से मिलती है। बायोगैस बायोलॉजिकल एनिमल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट से हमें मिलती है। अब 3 पॉइंट बताने हैं। पहला तो देखो ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि ये जो है फॉसिल फ्यूल से बनती है। दोनों पॉइंट अलग अलग बन गए ना, इजी है, एक ही लाइन है वैसे लॉजिकल तो ये, लेकिन 2 पॉइंट बना दिए हमने इससे। एक तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, एक ये जो है फॉसिल फ्यूल से बनती है। ये जो है जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा बनती है। अब यहाँ पे बायोगैस के अंदर देखोगे तो बायोगैस जो है रिन्यूएबल है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट से बनती है। और मेटाबॉलिक वेस्ट किसका? एनिमल्स का। तो ये जो वेस्ट है ये कभी ख़त्म होगा नहीं, तो इसीलिए ये जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू तो बनती है और रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। ऊपर नीचे कर देना पॉइंट्स, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो इस साइड लिख रहे हो ना वही सेम जो है कि इसी साइड लिखो। डिफरेंस कर रहे हो तो एक में मिलेगा एक में नहीं मिलेगा, ऐसा होता है ज़्यादातर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आए हुए हैं, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस 2019 में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, पता नहीं क्यों। अब चलो देख ही लेते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन देयर रॉ फॉर्म। मिनरल्स का पता, अब पहली बात यह है कि मिनरल्स का पता होना चाहिए। मिनरल्स वो चीज़ें होती है, मतलब चीज़ें बहुत सारी हैं अर्थ के अंदर, लेकिन जहाँ पे हमें पैसा बने, जहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे तो गड्ढा खोदेंगे नहीं कि हाँ हमें सोना मिल रहा है। अगर वो हमारे लिए खर्चा ज़्यादा आ रहा है, बचत कम हो रही है, बचत नहीं हो रही है, मतलब नुक्स लॉस में जा रहे हैं, तो उनको हम मिनरल्स नहीं बोलते। जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता है उन्हीं को हम मिनरल्स के रूप में काउंट अप करते हैं।
अब यहाँ पे देखो मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक, देखो जहाँ पे मेटल मिलेंगी मिनरल्स में वो मेटेलिक मिनरल्स, जिनमें मेटल्स नहीं मिलेंगे वो नॉन मेटेलिक। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन देयर रॉ फॉर्म, यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स कंटेन नॉन मेटल्स इन देयर रॉ फॉर्म, सिंपल बात है। दीज आर यूजुअली हार्ड एंड हैव अ साइन, क्योंकि देखो मेटल्स है, मेटल्स की प्रॉपर्टी पड़ी होगी ना, हार्ड होती है, साइन, लस्टरस, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो तो वही चीज़ है। लेकिन ये जो है ना तो हार्ड होती है, टूट जाती है, ना ही इनके अंदर कोई साइन होती है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, टीन एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे सॉल्ट, कोल, माइका, क्ले। क्ले होती है ये मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, जिससे जो है घड़े वगैरह बनते हैं, मतलब जो आपने देखे होंगे, मतलब चाइनीज घड़े जिनको बोला जाता है वो क्ले से बनते हैं। सीमेंट भी बनती है वैसे क्ले से, मतलब यूज होती है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी के बीच में क्या फ़र्क होता है। कमर्शियल एनर्जी अवेलेबल एट सम प्राइस वैल्यू। कमर्शियल का मतलब है नॉर्मल, जो बिजनेस के यूज़ के लिए होती है ना, तो ये क्या है, ये कुछ कीमत मिलेगी, जैसे आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, वो कमर्शियल एनर्जी का सोर्स है। तो कमर्शियल एनर्जी आपको पैसे देने पड़ते हैं, बिजली का बिल भरना पड़ता है आपको। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, और जैसे कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस से ये ज़्यादातर बनता है। अब उसी तरफ दूसरी तरफ देखोगे, देखो एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे बिजली की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत होना। एनर्जी अलग होती है, बिजली अलग होती है। अब एनर्जी में आप जैसे गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पे भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलती है कोयले, पेट्रोलियम से मिलती है ज़्यादातर। तो जो पेट्रोलियम है, मतलब पेट्रोल, डीजल, तो वो भी कुछ कीमत पे मिलेगा। वो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो। अब यहाँ पे नॉन कमर्शियल ये फ्री होती है, ये बार बार मिल जाएगी आपको, जैसे लकड़ी, खेती का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो वो क्या है, वो हर साल आता रहेगा। तो वो जो है रिन्यूएबल सोर्स है, वो आप बार बार यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है अगर कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब खत्म हो गया, तो आप इसको कमर्शियल एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, गिव इट्स 3 बेनिफिट्स। 3 बेनिफिट बताने हैं। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पे डैम, क्या बात है डैम के बारे में, तो आपको समझ जाना चाहिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसको कहा गया है बुक के अंदर, वो है डैम्स को। अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विच फुलफिल्स अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल इरीगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, सोयल कंजर्वेशन विद अ सिंगल प्रोजेक्ट ऑफ अ डैम। सिर्फ एक बांध बना देने से जो है ये इतने सारे काम बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे नहीं बनाए जाते, क्योंकि इनका जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू एडवांटेज देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए आजकल बनते नहीं हैं डैम, पहले के बने पड़े हैं जितने भी हैं, और उन्हीं से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं, और उन्हीं से हम उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डू इंडस्ट्रीज, देखो यहाँ पे 3 बेनिफिट बताने थे हमको। यहाँ पे एग्जांपल जो है ना, यहाँ पे बेनिफिट है, ये इरिगेशन कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, सोयल कंजर्व, 3 बता देना जो आपको याद रहे, जो आपको याद आ जाए उस टाइम पे। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट, राइट इन ब्रीफ। अच्छे से बताओ भाई, इंडस्ट्रीज जो है ना एनवायरमेंट को खराब कैसे कर रही हैं। सबसे पहली बात तो कि वो जो है पोल्यूशन क्रिएट करती है। इंडस्ट्रीज हैव कॉज्ड एयर पोल्यूशन, वाटर, लैंड, नॉइज, सब कुछ होता है उससे पोल्यूशन। खास तौर पे आप देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसें हवा में मिल जाती हैं इंडस्ट्रीज की वजह से। ऐसा नहीं होता कि हर एक इंडस्ट्री सेम टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करती है। कुछ इंडस्ट्री होती है नॉइज पोल्यूशन के लिए, कुछ जो है लैंड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, कुछ वाटर पोल्यूशन, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। स्मोक फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज, आपने देखा होगा स्मोक निकलता रहता है इंडस्ट्रीज से, तो केमिकल इंडस्ट्रीज है खास तौर पे। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कोज हजार्ड्स, तो जो ये बर्निंग है जहाँ पे मतलब पहले जो है, वैसे आज भी चलते हैं बहुत सारी जगहों पे, कोयले से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे भी स्मोक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जो कि खतरनाक है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी का, पहले आया शायद ये आपके 9th में आया होगा, 9th या 8th में, मैंने अभी जो है पिछले क्लास की बुक नहीं पढ़ी, बट हाँ यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजिडी का मेरे को याद है कि हाँ कहीं ना कहीं जिक्र आया था। इज वन एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वेस्ट कोज वाटर पोल्यूशन, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स कोज कैंसर। अब ऐसा नहीं है कि कुछ ऑथेंटिक है कि कैंसर होता है नहीं होता है,
लेकिन हाँ, माना जाता है कि जो वेस्ट है उससे न्यूक्लियर प्लांट से जो कैंसर होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है ना, उससे जो है कैंसर हो सकता है आपको। इंडस्ट्रीज प्रोसेसेस कोज नॉइस पोल्यूशन, कुछ जो है नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे जो है पूरा जो सिस्टम है घुमा फिरा के बात ये आ जाती है कि इंडस्ट्रीज खतरनाक होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, और वो पोल्यूट करती हैं, जो नेचर ने हमें दिया है उसको बर्बाद कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक्सप्लेन हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। कैसे यूज की जाती है सेमी एरिड यानी कि अर्ध सूखा जो इलाका होता है राजस्थान का, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, पानी को कैसे बचाया जाता है। इसके बारे में मैंने चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में बताया था आपको कि कैसे कैसे काम किया जाती है। तो छत के ऊपर आमतौर पे पहले नॉर्मल समझा देता हूँ, फिर इनकी भाषा में समझाएंगे कि छत के ऊपर जो है पानी, जब बारिश होती है तो वहाँ पे पूरा सिस्टम होता है, जो आपके घर से जो पानी बाहर जाता है ना नालियों में, तो उस पानी को वो लोग स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड, अपना खुद का बंकर बना रखा है, उसमें पानी को स्टोर करते रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसको निकाल के अपनी डेली लाइफ का काम चलाते हैं। तो ऐसे होता है वहाँ पे सारा सिस्टम इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अब इनको समझा देते हैं क्या बोल रहे हैं। Rainwater harvesting is a technique of increasing the recharge of groundwater by capturing and storing rainwater. Many low-cost techniques are used in semi-arid regions like Rajasthan, बीकानेर, पलौड़ी, बारमर, ये कुछ जगह है वहाँ की। अंडरग्राउंड टैंक्स एंड और टैंकर आर यूज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे पीने के पानी के लिए यूज किए जाते हैं यहाँ पे टैंकर वगैरह, अंडरग्राउंड टैंक्स। दीज आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रोफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप, ये पाइप से जुड़े होते हैं जो छत से जुड़ी होती है। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर 3 to 5 years। टैंक्स, तो जो टैंक्स है उनमें 3 से 5 साल के बीच के लिए पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में, जितनी बारिश होगी ना वो सारा पानी सेव हो जाता है वहाँ पे। रेन वाटर और पार्लर पानी इज कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो टेक्निक आपको बताई है उस तरीके से होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इफेक्टिव देन रेल ट्रांसपोर्ट। क्या बात है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़िया है रेल ट्रांसपोर्ट की बजाय, बता दो भाई क्यों है। ये क्वेश्चन जो है ना घुमा देते हैं कई बार। क्या करते हैं वो लोग कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो इफेक्टिव है देन एयर ट्रांसपोर्ट, पता नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन के लिए अलग अलग देखते हैं। आपको बस सीधा ये देखना है कि रोड ट्रांसपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं जो बाकी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो नहीं दे पा रहे हैं आपको। सबसे बढ़िया फ़ायदा, आसानी से बना दो, कहीं इधर भी बना दो, मेंटेन करना ईजी होता है। क्योंकि अगर पटरी रेलवे ट्रैक अगर उखड़ गया ना, कहीं पे बनाना है तो पहले तो गड्ढे खोदो, वो सेटिंग होगी, ब्रिक्स वगैरह, जो ब्रिक्स नहीं बोल सकते हम, कंक्रीट का इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी अमाउंट में, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसमें एक जो है पतली सी लेयर चढ़ानी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, रोड कैन बिल्ट इन हाइयर स्लोप्स एंड हाई माउंटेन्स। रोड बनाए जा सकते हैं पहाड़ की ढलान पे, लेकिन रेलवे ट्रैक नहीं, क्योंकि रेल चढ़ नहीं पाएगी फिर ऊपर। वाइल इट कंस्ट्रक्ट रेलवेज ओवर रफ टेरेन, रेलवे जो है रफ टेरेन पे ही बनाई जाएगी, मतलब प्लेन एरिया चाहिए उसको। पहाड़ों में बनाएगी तो पहाड़ कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर से चढ़ के चला जाएगा रोड आपका, मतलब ट्रेन का ट्रैक। रोड्स आर सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट परहैप्स पेरिसेबल गुड्स, यानी छोटी मोटी हल्की वस्तुएं ले जाने के लिए रोड सबसे बढ़िया है। अब हैवी चीज़ जैसे कोयला है, खदान से कोयला लेके आना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि ट्रक में भर भर के लेके आओगे, तो वो जो है ट्रेन की मदद से होता है। लेकिन जो हल्की चीज़ें होती है लाइक हमारी डेली लाइफ यूजेज होता है, वो रोड्स की मदद से ही हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि गुड्स कैन बी डिलीवर्ड राइट टू द डोर स्टेप ऑफ कंज्यूमर, जिसको ज़रूरत है उसके घर तक पहुँचेगा रोड, ऐसा नहीं है कि रोड आपका रास्ते में गायब हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब पिछले सालों में आए हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने भी देखा होगा कुछ एग्जाम्स में, अगर आप देखोगे पिछले साल के उठा के तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना। अब इसके बाद में हम करेंगे 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगले एपिसोड में होंगे। यार ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी लंबी वीडियो बना दी मैंने। ये मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, वैसे 10th में हो, 11th और 12th और कराऊंगा मैं आपकी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब में होने वाली है। टेंशन मत लो, बस सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ घंटी भी दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए। आपके टॉपिक जो भी चीज़ें अपडेट्स आते हैं, कुछ भी मिस ना कर बैठो आप, जो भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं।